चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यू मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर के आसपास है। एनसीईआरटी का रियल एनसीईआरटी है। एक-एक लाइन आपको आपका एनसीईआरटी का ही मिलेगा, कहीं कोई भी बाहरी फैक्टर नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण क्यों नहीं किया जा सकता? रीजन इसका ये है क्योंकि वहां पर बहुत अधिक तापमान होता है। मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी किस पर आधारित होती है? हमारी अधिकतर जानकारी जो आधारित होती है वो परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों के आधार पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जानकारी का कुछ कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और किसके विश्लेषण पर आधारित होता है? तो ये होता है आपका पदार्थ के प्रेक्षण और उसके विश्लेषण पर आधारित होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है पृथ्वी के सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ कौन-कौन से हैं जो प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में कार्य करते हैं? तो ये हैं आपके धरातलीय चट्टानें हैं, खनन क्षेत्रों से प्राप्त हुई चट्टानें हैं। यही आपके सबसे ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होने वाले ठोस पदार्थ हैं। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की सोने की जो खानें हैं लगभग कितनी गहरी हैं? तो वो लगभग 3 से लेकर के 4 किलोमीटर तक इनकी गहराई है, जो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें हैं। कह रहा है कि खनन क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि खनन क्षेत्रों में 3 से 4 किलोमीटर से अधिक गहराई में जा जा पाना क्यों असंभव है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहता है, टेम्परेचर भी आपका है मामला इसका। तो स्पेशली जो इसका आंसर होगा कि तापमान बहुत अधिक होने के कारण, ठीक है ना? अगला है 7 नंबर कि वैज्ञानिक विधि की आंतरिक जो स्थिति है उसको जानने के लिए किन 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं? तो ये परियोजना है कि गहरे समुद्र में जो प्रवेधन परियोजना है और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना है, इस पर काम किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि आज तक का सबसे बड़ा जो ड्रिलिंग हुई है, प्रवेधन का मतलब ड्रिलिंग होती है, मतलब खुदाई नीचे तक, ड्रिल मशीन मतलब बहुत अंदर तक नीचे। आज तक का सबसे गहरा जो ड्रिल है, वो कहाँ किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो अभी तक का इसमें रिकॉर्डेड है, वो है आपका कि आर्कटिक महासागर में जो कोला क्षेत्र है, उसमें किया गया है। ठीक है ना? अब इस कोला क्षेत्र में लगभग आपको कितने किलोमीटर के आसपास ये भी देखिए, हर एक क्वेश्चन का हम आंसर दिए हैं, हर एक क्वेश्चन का हमने एमसीक्यू बनाया है। कह रहा है कि जो कोला क्षेत्र है उसमें सबसे गहरे प्रवेधन मतलब सबसे गहरे जो ड्रिल हुई है उसकी गहराई कितनी है? उसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार किसका एक अन्य स्रोत है? तो ज्वालामुखी उद्गार एक प्रकार का प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत है, मतलब सामने दिखता है ये। जब ज्वालामुखी उद्गार लावा से पृथ्वी की धरातल पर आता है तो वह किसके लिए उपलब्ध होता है? तो वह उपलब्ध होता है प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए। 30 नंबर आपके सामने है कि ज्वालामुखी उद्गार से जो प्राप्त मैग्मा या लावा है उसकी जानकारी का उपयोग करते समय क्या निश्चय कर पाना कठिन होता है? यह निश्चय पाना कठिन होता है कि मैग्मा की गहराई कितनी से निकाली गई है या कितनी गहरी है ये। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो प्रत्यक्ष जानकारी है वो किस विश्लेषण से प्राप्त होती है? तो ये विश्लेषण से प्राप्त होती है आपकी पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से। कि खनन क्रिया से हमें क्या पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ-साथ किनमें वृद्धि होती है? जब गहराई बढ़ती है तो गहराई बढ़ती आती है तो वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का प्रेशर दोनों के दोनों बढ़ते चले जाते हैं। गहराई बढ़ने के साथ-साथ पदार्थ के किन गुणों में वृद्धि होती है? तो पदार्थ के किन गुणों में? तो उसके घनत्व में भी आपकी क्या होती है? वृद्धि होती चली जाती है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने गहराइयों पर पदार्थ के किन मानों का अनुमानित किया था? तो ये तापमान, दबाव और घनत्व को भी उन्होंने अनुमानित किया था। पृथ्वी की आंतरिक जो जानकारी है, उसका दूसरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, जो कभी-कभी धरती तक पहुँचता है? अप्रत्यक्ष जानकारी जो स्रोत है, वो है उल्काएँ। क्या है भैया? उल्काएँ। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19
उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ कहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का एक अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए क्योंकि वे वैसे ही पदार्थ के ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा पृथ्वी बना हुआ है। ठीक है ना? जिनसे हमारा पृथ्वी बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? तो इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण शामिल होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, भूकंप संबंधी जो भी क्रियाएं हैं वो शामिल होती हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल की स्थिति क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की जब स्थिति हम अक्षांशों की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है ना? ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। मतलब जैसे ही भूमध्य रेखा से धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होने का कारण क्या है? इसका जो मेन कारण है वो है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी का अंतर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। गुरुत्व का मान किसके कारक के अनुसार भी बदलता है? गुरुत्व का जो मान है वो किस कारक के अनुसार भी बदलता है? तो ये जो पदार्थ की द्रव्यमान है उसके कारण भी ये बदलता रहता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण किस भिन्नता को प्रभावित करता है? किस भिन्नता को प्रभावित करता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को प्रभावित करता है। 26 नंबर है कि अलग-अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं गुरुत्व विसंगति यानी ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। गुरुत्व विसंगति हमें किस बारे में जानकारी देती है? ये हमें जानकारी जो देती है, ये भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की किसकी? भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। 27 के बाद से 28 नंबर है कि चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रॉपर्टी में किसके वितरण की जानकारी देते हैं? तो ये जानकारी देते हैं आपके चुंबकीय पदार्थ की। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है, एक अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में कौन सा है? तो ये है आपका सी भूकंपीय गतिविधियां। आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी का किसी भी प्रकार का तो आपको 7908585205 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे। आपको व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको एक एक लाइन का एमसीक्यू का बैच चल रहा है जो 6 से 12 तक का है। हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, इन सभी चीज़ों के एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन होंगे नोट्स एकदम। कोई भी एआई का उसमें कोई काम नहीं है। मैं हाथ से एक एक लाइन लाइन लिखा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है बोल्ड पॉइंट। और आपका जो एक एक लाइन है एमसीक्यू हमने बनाया है वो आपके सामने भी है। इसी प्रकार से आपके नोट्स मिलेंगे 6 से 12 तक के पूरे। इसके लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जानकारी वहाँ पर भी मिलती रहती है, कुछ फ्री कंटेंट भी आपको मिलते रहते हैं। पेड कंटेंट है ये जो आपको वीडियो लाए हैं हम। तो आप जा करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, लेना हो तो आप इस समय ले सकते हैं। 29 के बाद से हम 30 की बात करेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतों का जो संपूर्ण चित्र है वो किसके अध्ययन से प्रस्तुत होता है? ये प्रस्तुत होता है भूकंपीय तरंगों के। ठीक है? साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है? साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ देखें तो बोलते हैं हम पृथ्वी का एक कंपन है। ठीक है ना? कह रहा है कि भूकंप एक कैसी घटना है? तो भूकंप क्या है? मानव निर्मित घटना है? बिल्कुल नहीं। एक प्रकार की ये प्राकृतिक घटना है। क्लियर है मेरी बात? भूकंप किसके निकलने के कारण उत्पन्न होता है? जब भूकंप किसके निकलने का? भूकंप ऊर्जा के निकलने के कारण। ठीक है ना? ऊर्जा के निकलने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ऊर्जा के निकलने के कारण उत्पन्न जो तरंगे हैं वो किस प्रकार फैलकर भूकंप लाती है? तो जो ऊर्जा के निकलने के कारण अभी हमने बताया तो वो होता है सभी दिशाओं में। ठीक है ना? 35 नंबर है कि प्रायः ऊर्जा कहाँ के किनारे-किनारे निकलती है? तो ये आपकी जो निकलती है, ये भ्रंश के किनारे-किनारे निकलती है। अगला पॉइंट देखिए, भूप्रॉपर्टी की शैलों में गहन दरारें ही क्या क्या होती हैं? यही जो गहन दरारें होती हैं, यही आपकी भ्रंश कहलाती है। ठीक है ना? कह रहा है कि भ्रंश के दोनों तरफ जो शैलें हैं,
वो किस दिशा में गति करती हैं? भ्रंश के दोनों तरफ जो शैलें होती हैं, वो किस तरफ गति करती हैं? तो ये गति करती हैं इसके सीधे विपरीत दिशा में गति करती हैं। कह रहा है कि जब ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, तो उनके आपस का घर्षण उन्हें किस प्रकार बांधे रहता है? उनको आपस में परस्पर बांध के रखता है। कह रहा है कि घर्षण का प्रभाव कम होने के परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक क्या करते हैं? तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में धीरे-धीरे क्या होते हैं? तो आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब सरकते रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन-सा है ये? ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने दिख रहा है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? सरकते जाते हैं। 14 नंबर है कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एग्जाम में कई बार आ चुका है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो भूकंप का क्या कहलाता है? वही भूकंप का फोकस कहलाता है, मतलब उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है। यदि हम भूकंप के उद्गम केंद्र की बात करें, उद्गम केंद्र को और किस नाम से जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो भूकंप का उद्गम केंद्र जहाँ से ऊर्जा निकलती है उस केंद्र का और एक नाम है, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या नाम बोलते हैं उसको? हाइपोसेंटर नाम देते हैं, मतलब कि अवकेंद्र का नाम देते हैं। 42 नंबर है कि ऊर्जा तरंगे अलग-अलग दिशाओं में चलती हुई कहाँ पहुँचती है? तो ये पहुँचती है आपकी पृथ्वी की सतह तक। क्लियर है मेरी बात? भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, वो क्या कहलाता है? जब जो जहाँ से मतलब भूकंप का केंद्र है, वो उसके केंद्र के समीपतम, मतलब उसके नियरेस्ट का जो पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, मतलब एपिसेंटर बोलते हैं। तरंगों को सबसे पहले कहाँ महसूस किया जाता है? तो सबसे पहले उसके एपिसेंटर मतलब अधिकेंद्र पर ही महसूस किया जाता है। कहाँ पर? एपिसेंटर मतलब अधिकेंद्र पर। कह रहा है कि अधिक केंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर कितने, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अधिक केंद्र कहाँ होता है? जो आपका मतलब एपोसेंटर होता है, मतलब उद्गम केंद्र होता है, ठीक उसके ऊपर होता है। और कितने कोण पर होता है ये भी पूछ रहा है, कितने डिग्री पर होगा, कितने कोण, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके 90 डिग्री पर आपको मिलता है। सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? सभी प्राकृतिक भूकंप लिथोस्फीयर पे आते हैं। कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं। ठीक है ना? सभी स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से लगभग कितनी गहराई वाले भाग को कहते हैं? स्थल मंडल क्या होगा? जब पृथ्वी से कितना ऊंचाई, कितनी गहराई वाला भाग होगा वो स्थल मंडल होगा। तो ये जो स्थल मंडल होगा, ये होगा 200 किलोमीटर तक का। कितना? 200 किलोमीटर तक का। सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंप तरंगे हैं, वो कौन सा यंत्र अभिलेखित करता है? इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, मतलब कि भूकंप मापी यंत्र बोलते हैं। 48 के बाद से 49 है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ये प्रकार की होती हैं 2 प्रकार की। ठीक है ना? करा कि बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगों के 2 प्रकार वो कौन-कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के वो तरंग कौन-कौन से हैं? एक को बोलते हैं भूगर्भिक तरंगे और दूसरा बोलते हैं धरातलीय तरंगे। कौन-कौन सी? पहला होता है बुनियादी तौर पर भूगर्भिक तरंगे और दूसरा धरातलीय तरंगे। यदि हम बात करें बॉडी वेव्स मतलब भूगर्भिक तरंगे की, ये कहाँ से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है? तो ये इसका उद्गम जो केंद्र होता है वहां से। कह रहे हैं कि भूगर्भिक तरंगे माने बॉडी वेव जो होती हैं पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर किस आगे बढ़ती हैं, किस प्रकार आगे बढ़ती हैं? तो ये बढ़ती हैं आपकी किस प्रकार? तो ये बढ़ती हैं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। भूगर्भिक तरंगे यानी बॉडी वेव्स क्यों कहलाती हैं? भूगर्भिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर के आगे बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये नहीं है। 54 करा कि धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स किस मध्य के अनोन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? किस कारण के? तो अभी आपने थोड़ा सा भी आप लगाएंगे तो भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय शैलों के अनोन्य क्रिया के कारण। धरातलीय तरंगे किस प्रकार चलती हैं? धरातलीय तरंगे किस प्रकार चलती हैं? तो ये धरातल के साथ साथ चलती है। अगला पॉइंट, तरंगों का वेग किस कारक के कारण परिवर्तित होता है? तो ये अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर होता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग कैसा होता है? तरंगों का वेग बहुत अधिक होता है। ठीक है। 57 के बाद से 58 नंबर देखिए।
पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण कौन सी दो घटनाएं होती हैं जिससे तरंगों की दिशा बदलती है? तो ये इसका जो रीजन है ये है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब परावर्तन और आवर्तन। इसका एक कारण है, दो घटनाएं हैं। भूगर्भीय तरंगे भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक पी तरंगे होती हैं और एक एस तरंगे होती हैं। क्लियर है? कह रहा है कि भूगर्भीय तरंगों में कौन सी तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? तो ये है आपकी पी तरंगे। कौन सी? पी तरंगे है, सबसे पहले प्राइमरी तरंगे बोलते हैं इसको, सबसे पहले यही पहुंचती हैं। कह रहा है कि पी तरंगों को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं हम प्राथमिक तरंगों के नाम से जानते हैं। पी तरंगों में किस तरंगों इस जो पी तरंगे होती हैं किस तरंगों की जैसी होती हैं? जो आपकी प्राइमरी वेव्स होती हैं किस प्रकार की होती हैं? तो ये ध्वनि प्रकार की होती है, यानी ध्वनि तरंगों के जैसे होती है। जो पी तरंगे हैं किन पदार्थों से होकर के गुजरता है? तो ध्यान दीजिए, ये तीनों प्रकार के जो माध्यम होते हैं पदार्थ के, ठोस, तरल और गैस, तीनों में आपकी ये होकर के गुजर सकती है। धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद गुजरने वाली भूगर्भीय तरंगे कौन-कौन सी हैं? तो पी के बाद होता है यस तरंगे। कौन सी होती हैं? उस समय के अंतराल के बाद से यस तरंगे, जिसको हम सरफेस तरंगे के नाम से, सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं, सॉरी। कह रहा है कि यस तरंगे क्या कहलाती हैं? तो यस तरंगे को हम द्वितीयक तरंगे के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, धरातलीय तरंगों का भी हम नाम कहीं-कहीं पढ़े होंगे शायद आप, लेकिन इसको हम सेकेंडरी वेव्स का नाम देते हैं। ठीक है ना? अब चलिए 66 नंबर की तरफ। यस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए, हमने पी वेव्स पढ़ा कि पी वेव्स तीनों माध्यम में चल सकता है, लेकिन जब आप यस तरंगों की बात करेंगे तो केवल का केवल ये ठोस पदार्थों में ही चलता है, यानी केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 67 है कि जो तरंगों का प्रतिध्वनित होकर वापस लौटना क्या कहलाता है? जब वापस होना प्रतिध्वनित होकर, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, मतलब कि परावर्तन का नाम देते हैं। कह रहा है कि तरंगों का कई दिशाओं में चलना क्या कहलाता है? जब कई दिशाओं में चलना होगा तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? कह रहा है कि धरातलीय तरंगे भूकंपलेखी पर कब अभिलेखित होती है? भूकंपीय तरंगे अभिलेखित पर मतलब अभिलेखी मतलब जो आप सिस्मोग्राफी देखे हैं उस पर कब अभिलेखित होती हैं, कब दिखती हैं? तो सबसे अंत में दिखती हैं। ठीक है? कौन सी तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं जिनसे सेल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 नंबर लगा लीजिए। इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। जो धरातलीय तरंगे होती हैं बहुत विनाशकारी होती हैं और इसी से आपकी इमारतें गिरती हैं। 71, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की जो प्रणाली है वो कैसी होती है? तो वो भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अब आते हैं हम 72 की तरफ। कोई भी चीज छूटे नहीं, डोंट वरी, आपको कोई एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू रेडी है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के कैसे होती है? तो ये होती है उसके समानांतर। ठीक है ना? समानांतर होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे पी तरंगों का जो संचरण है वो गति की दिशा में ही पदार्थ पर क्या डालता है? तो पदार्थ पर एक प्रकार से दबाव डालता है। कह रहा है कि पी तरंगों द्वारा दबाव के फलस्वरूप सैलों में कौन सी प्रक्रिया पैदा होती है? तो सैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। पी तरंगों को छोड़कर अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के किस दिशा में कंपन पैदा करती है? तो ये समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। कह रहा है कि यस तरंगे किस तल के तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है? तो ये जो पैदा करती हैं ये ऊर्ध्वाधर तल में पैदा करती हैं कंपन, यस तरंगों के लिए। कह रहा है कि यस जो तरंगे हैं वो जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसमें क्या बनाती है? तो उसमें वो उभार और गर्त को बना देती है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी समझी जाती हैं? सबसे अधिक जो विनाशकारी तरंगे होती हैं वो आपकी धरातलीय तरंगे समझी जाती हैं। भूकंपलेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली
कौन सी तरंगे अभिलेखित होती हैं? तो ये होती हैं आपकी भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन नंबर सी। वह क्षेत्र जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं शैडो जोन, भूकंपीय छाया क्षेत्र। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से कैसा होता है। तो वो कैसा होगा? वो सर्वथा अलग होगा, सर्वथा भिन्न होगा। भूकंपलेखी यंत्र जो है वो भूकंप अधिकेंद्र से कितने डिग्री के भीतर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं? तो ये है आपका 105 डिग्री के भीतर। ठीक है ना? भूकंपलेखी अधिकेंद्रों से 145 डिग्री के जो परे केवल किन तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पी तरंगे, यानी पी तरंगे भूकंपलेखी पर अधिक अंतर जब 145 डिग्री के ऊपर होगा तो ही जाकर के वो उस पे दर्ज कर पाएंगे। भूकंप अधिकेंद्र से 105 से लेकर के 145 डिग्री के बीच में कोई भी हो, किस प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है? तो ये है आपका दोनों प्रकार की तरंगों के लिए, पी हो चाहे एस हो। कह रहा है कि 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में कौन सी तरंगे नहीं पहुंचती हैं? तो ये है आपका यस तरंगे होनी चाहिए। 105 डिग्री के परे वहीं पहुंच पाती हैं, वो यस तरंगे होती हैं। ठीक है ना? ऑप्शन ए और बी नहीं है। अगला देख लेते हैं, कोई ऑप्शन है? 85 के बाद से 86 यानी ये सी। कह रहा है कि यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से कैसा होता है? एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से कैसा होता है? ये होता है अधिक विस्तृत होता है। पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक किस रूप में होता है? यह संकीर्ण पट्टी के रूप में पूरे धरातल के चारों तरफ होता है। कह रहा है कि यह तरंगों का जो छाया क्षेत्र है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग से भी अधिक होता है? ये 40% भाग से भी अधिक होता है यह तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक है ना? पृथ्वी के सामान्यतः कौन से भूकंप अधिक आते हैं? सामान्यतः कौन से भूकंप अधिक आते हैं? इसको बोलते हैं विवर्तनिक, मतलब टेक्टोनिक भूकंप। जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में लड़ती है तो वहीं से भूकंप आता है, कंपन पैदा होती है। कह रहा है कि विवर्तनिक भूकंप किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही क्या समझा जाता है? इसी को बोलते हैं वॉल्केनिक भूकंप। ठीक है ना? वॉल्केनिक भूकंप के नाम से इसको जानते हैं। ज्वालामुखी जन्य भूकंप अधिकांशतः कहां तक सीमित रहते हैं? तो जब ज्वालामुखी की बात करेंगे तो एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही उनका क्या होता है? सीमा क्षेत्र होता है। खनन क्षेत्रों में कभी-कभी भूमिगत खानों की छटा ढह जाने से जो हल्के झटके महसूस किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बोलते हैं कोलैप्स, मतलब नियात भूकंप के नाम से जानते हैं। कभी-कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को हम क्या कहते हैं? इस तरह के झटकों को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, मतलब भूकंप, मतलब विस्फोटक बोलते हैं। यह है आपका ऑप्शन नंबर, आपका आपके सामने करेक्ट है, सी। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड, मतलब कि बांध जनित भूकंप। ठीक है? भूकंपीय घटनाओं का जो मापन है वो किन दो आधारों पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भूकंपीय तीव्रता के आधार पर या उसके आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की जो मापनी होती है वो किस नाम से जानते हैं? इसको हम रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। इस पे तीव्रता, इसकी इसकी इंटेंसिटी देखते हैं, कितनी इंटेंसिटी से भूकंप आया हुआ है। भूकंपीय तीव्रता किससे संबंधित है? तो भूकंप के दौरान जो मुक्त हुई जो आपकी ऊर्जा होती है उससे संबंधित है। 99 नंबर है कि रिक्टर स्केल के अनुसार भूकंप की तीव्रता कहां से कहां तक होती है? कई बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 0 से लेकर के 10 तक होता है। कहां से? 0 से लेकर के 10 तक रिक्टर स्केल के ऊपर जो तीव्रता होती है वो लिखी होती है।
आघात की तीव्रता गहनता को इटली के किस भूकंप वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम मर्कैली। मर्कैली वैज्ञानिक थे उनके नाम पे। 100 नंबर कंप्लीट हो गए हैं, आगे देखते हैं। आघात की तीव्रता किस प्रकार की निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि के द्वारा। आघात की तीव्रता या गहनता की जो गहनता है वो कहाँ तक होती है? वो होती है आपकी 1 से लेकर के 12 तक। इंटेंसिटी जो स्केल होती है वो 1 से 12 तक होती है। और वहीं पे जो रिक्टर स्केल से अनुसार जो भूकंप की तीव्रता कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से 10 तक होती है। ठीक है। 103 नंबर है, भूकंप को किस प्रकार की आपदा माना जाता है? तो भूकंप को किस प्रकार की आपदा मान सकते हैं? एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भूकंपीय आपदा से होने वाले निम्न में से कौन-कौन से प्रकोप का प्रभाव स्थलों पर देखा जा सकता है? इसमें आपका इमारतों का टूटना सबसे पहले हम देख सकते हैं। सॉइल लिक्विफिकेशन बोल सकते हैं। मृदा जो भूकंपीय आपदा होगा, सबसे ज़्यादा जो कौन से प्रकोप का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है? तो आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। इमारतों का टूटना, आग लगना, तो आग लगनी छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, सॉइल लिक्विफेक्शन होता है, ठीक है ना? उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 भूमि का हिलना से लेकर के और भूमि स्खलन तक 6 प्रकार के सूचीबद्ध प्रभाव हैं। उसका प्रभाव किस पर देखा जा सकता है? इसका जो प्रभाव है, आप स्थल रूपों पर देख सकते हैं। भूकंपीय आपदा के अन्य प्रभावों जैसे बांध व तटबंध के टूटने से जो बाढ़ है, आग है, इमारतों का टूटना है, उसको किससे समझा जा सकता है? उस क्षेत्र में होने वाली जो जन धन हानि है, वहां से हम देख सकते हैं। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ पर हो? समुद्र तल के अधः स्थल पर हो। समुद्र तल के अधः स्थल पर हो। 108 नंबर है, सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं, ये वास्तव में क्या है? तो ये एक प्रकार की भूकंपीय तरंगों के उत्पन्न लहरें हैं। मूल रूप से कंपन की जो क्रिया होती है वो कितने समय तक रहती है? मूल रूप से कंपन की जो क्रिया होती है कुछ सेकंड तक तो होगा नहीं, कुछ मिनट तक हो सकता है मेरे ख्याल से। ये इसका जो सही आंसर है, तो ये नहीं सेकंडों तक, मिनट का मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा ना, कुछ सेकंडों तक ही रहता है। यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं? अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। तीव्र भूकंप के झटकों में किसकी अधिक हानि होती है? जन और धन की हानि होती है। तीव्र भूकंप के झटके किस क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं? जो तीव्र भूकंप के झटके हैं, जहां पर ये भ्रंश के समीप का जो क्षेत्र होगा ना, वहीं पर केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है, ठीक है ना? कह कि प्रायः देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर कितने से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे कम होती है जो 8 से ज्यादा रिक्टर स्केल की भूकंप कम आते हैं, नहीं ना के बराबर होती है। लगभग कह रहा है कि 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप लगभग कितनी आवृत्ति से आते हैं? क्या हर मिनट में आते हैं, हर दिन आते हैं, कैसे आते हैं? तो ये आते हैं लगभग 1-2 वर्ष में एक ही बार आता है ये। हल्के भूकंप लगभग कितनी आवृत्ति से पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं? हर साल या हर मिनट नहीं, हर महीने लगभग आपको देखने को मिल जाते हैं मेरे ख्याल से। तो 115 का हर मिनट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हल्के झटके तो महसूस होते ही रहते हैं। ठोस पदार्थ का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? इसको बोलते हैं भूपटपटी, मतलब कि द क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द क्रस्ट। 117 है कि क्रस्ट किस प्रकार का भाग है जिसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो क्रस्ट एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि ये ब्रिटल है, मतलब भंगुर है, टूट जाता है। 118 भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे कैसी है? तो ये है आपके अलग अलग प्रकार से हैं ये। महासागरों के नीचे जो क्रस्ट की औसत मोटाई है वो कितनी है? इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर के आसपास है। महाद्वीपों के नीचे जो क्रस्ट की जो मोटाई है वो कितने मोटाई कितने तक है? ये 30 किलोमीटर तक है। वो महासागर है, ये महाद्वीप है। महाद्वीप में 30 किलोमीटर और महासागर में 5 किलोमीटर। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में जो क्रस्ट की मोटाई है वो कैसी होती है?
क्रस्ट की मोटाई और भी अधिक होती है जब पर्वतीय श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो। हिमालय के पर्वत श्रेणियों के नीचे क्रस्ट की जो मोटाई है लगभग कितनी होती है? ये होती है लगभग आपको 70 किलोमीटर तक। ठीक है। पर्पटी के नीचे का भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट मेंटल कोर। ये नाम है ना, तीन नाम है आपका, क्रस्ट मेंटल और क्रूड। तो जब क्रस्ट के नीचे मतलब पर्पटी के नीचे वाला भाग का क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। अब कह रहे हैं मेंटल कहाँ से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इतना पता हो गया ना कि मेंटल कहाँ से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये मोहो अशांतत्य मतलब डिसकंटिन्यूटी से प्रारंभ होगा और लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का क्षेत्र पाया जाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं स्थेनोस्फीयर, उसी को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। एस्थेनो शब्द का मतलब क्या होता है? एस्थेनो शब्द का मतलब होता है दुर्बलता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि दुर्बलता मंडल का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर तक आंका गया है? ये लगभग 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? उसका मुख्य स्रोत दुर्बलता मंडल है। ठीक है ना। भूपर्पटी पर मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या कहलाते हैं? इसी को बोलते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। स्थल मंडल लिथोस्फीयर की मोटाई कितने कितने के बीच पाई जाती है? स्थल मंडल की ये पाई जाती है 10 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। कह कि निचला मेंटल किस अवस्था में है? निचला मेंटल आपका ठोस अवस्था में है। किसमें? ठोस अवस्था में। 131 के बाद से 132 नंबर है। क्रोड और मेंटल की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की गहराई पर है? इंपॉर्टेंट है। क्रोड और मेंटल की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की गहराई पर है? ये है आपका 2900 किलोमीटर की गहराई। क्रोड का वो कौन सा भाग तरल अवस्था में है? क्रोड का कौन सा भाग तरल अवस्था में है? ये बाह्य कोड के तरल अवस्था में है। क्रोड का कौन सा भाग ठोस अवस्था में है? तो जिसका जो इनर कोड होता है मतलब कि आंतरिक कोड होता है वो आपका ठोस अवस्था में है। कोड क्रोड का मुख्य रूप से किन भारी पदार्थों का बना हुआ है? ये निकल और लोहे का बना हुआ है, मतलब कि निकल और फेरम जिसको हम नाम देते हैं लोहे का, उससे बना हुआ है। क्रोड को किस परत के नाम से भी जानते हैं? क्रोड को किस परत के नाम से जानते हैं? आपको पता है सियाल, सीमा, नीफे, दो तीन प्रकार की चीजों से हम जानते हैं, लेकिन जब क्रोड की बात आती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं हम नीफे के नाम से। अभी आपने पढ़ा निखिल और फेरम। 137 नंबर। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर कौन से पदार्थ पृथ्वी की धरातल तक पहुंचते हैं? गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ। यदि तरल चट्टानी पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी क्या कहलाता है? वह ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो वह ज्वालामुखी कहलाता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। 139 पे आते हैं। एक तखर है कि तरल चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के लिए किस मंडल से होकर निकलता है? दुर्बलता मंडल से। 140 नंबर। जब तक तरल पदार्थ मेंटल के ऊपर के भाग में रहता है तब तक वह क्या कहलाता है? उसी को बोलते हैं ज्वल खंडाश्म बोलते हैं। ठीक है। 141 नंबर है कि जब तरल चट्टानी पदार्थ भूतल के ऊपर धरातल पर पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं लावा। क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। धरातल पर पहुंचने वाले पदार्थों में वो कौन सी गैसें शामिल होती हैं? वो होती हैं नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन। ठीक है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे विशाल ज्वालामुखी होता है सिल्ड ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करेक्ट कि सिल्ड ज्वालामुखी का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कहाँ के ज्वालामुखी है? तो ये सबसे ज्वालामुखी जो है वो है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। करेक्ट कि सिल्ड ज्वालामुखी मुख्यतः किससे निर्मित होते हैं?
तो ये श्यान मतलब लावा से निर्मित होते हैं। सिल्ड ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र क्यों नहीं होता है? तो ये क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है? ये आपका बेसाल्ट लावा के उद्गार के समय बहुत तरल होने के कारण। सिल्ड ज्वालामुखियों में किस परिस्थितियों में वे विस्फोट हो जाते हैं? तो ये है आपका यदि किसी तरह निकास नलिका वेंट से, कह रहा है कि यदि ये 147 हो गया, वन सिल्ड ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, जो किस शंकु के रूप में विकसित होता है? तो ये होता है आपका सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। मिश्रित ज्वालामुखी मतलब कि कंपोजिट वोल्केनोस को वोल्केनो से किस प्रकार के लावा उद्गार होते हैं? तो ये होते हैं आपके, ध्यान देंगे, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है इसका। पहला ऑप्शन है इसमें बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे होंगे और श्यान मतलब गाढ़ा और चिपचिपा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मिश्रित ज्वालामुखी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता भीषण विस्फोटक होता है। क्लियर है? मिश्रित ज्वालामुखी का जो जमाव होगा, मिश्रित ज्वालामुखी का जो जमाव होगा वो परतों के रूप में क्यों दिखता है? ये है आपका परतों में दिखने का रीजन, इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वाल खंडाश्म पदार्थ और राख भी धरातल पर पहुंचते हैं, जो नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं आपका ज्वालामुखी कुंड होता है। ठीक है? ज्वालामुखी कुंड का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट के नीचे धंस जाने के कारण होता है। ज्वालामुखी कुंड का यह विस्फोटक रूप क्या बताता है? कि उनके जो लावा प्रदान करने वाले मैग्मा होते हैं, भंडार न केवल विशाल है वरन उनके पास बहुत स्थित है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो होता है वो किस प्रकार का लावा निकालता है? तो ये निकालता है अधिक अत्यधिक तरल लावा। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का एक बृहत उदाहरण कौन सा है जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है? ये होता है दक्कन ट्रैप। 156 के बाद से 157 मध्य सागरीय कटक एक श्रृंखला जो कितनी लंबी है? वो 70,000 से अधिक किलोमीटर से लंबी है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहाँ उद्गार होते हैं? तो ये होते हैं आपके महासागरों से। करा कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से कौन सी शैलें बनती हैं? तो वो अग्नेय शैलें बनती हैं। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर अग्नेय शैलों की किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? ज्वालामुखी शैलों व पतालीय शैलों में किया जाता है। ठीक है? अब आते हैं 161 नंबर पे। ज्वालामुखी शैलें कब ज्वालामुखी शैलें कब बनती हैं? तो ज्वालामुखी जो शैलें हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, कब बनती हैं? तो ये बनती हैं जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी। पतालीय शैलें कब बनती हैं? पताली शैलें कब बनती हैं? तो ये जब धावा तरातल के नीचे ठंडा होकर के जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो जो आकृतियां बनती है वो क्या कहलाती हैं? अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपटल में अधिक गहराई पर ठंडा होकर गुंबद के आकार में विकसित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। बैथोलिथ धरातल पर कब प्रकट होते हैं? बैथोलिथ धरातल पर कब प्रकट होते हैं? तो ये अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर आपके होते हैं। बैथोलिथ किस पदार्थ के बने पिंड हैं? बैथोलिथ किस पदार्थ के बने पिंड हैं? वो हैं ग्रेनाइट के। ऑप्शन नंबर सी। बैथोलिथ वास्तव में किसके जमे हुए भाग हैं? बैथोलिथ वास्तव में किसके जमे हुए भाग हैं? तो ये हैं मैग्मा भंडारों के। वह गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिसका तल समतल व पाइरूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा हुआ होता है उसको हम लैकोलिथ का नाम देते हैं। ठीक है? लैकोलिथ की जो आकृति बात करेंगे धरातल पर पाए जाने वाले किस ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका मिश्रित ज्वालामुखी से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट है चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियां किसका अच्छा उदाहरण है? तो लैकोलिथ और बैथोलिथ का। कह रहा है कि ऊपर ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में जाकर तस्तरी के आकार में जम जाए तो क्या कहलाता है?
तो लैपोलिथ कहलाता है। 172 अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों की मुर्दार अवस्था में अवनति के ऊपर व अवनित के तल में लावा का जमाव क्या कहलाता है? तो फैकोलिथ कहलाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सील या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर कम मोटाई वाले जमाव को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उसको सीट। क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। जमाव की मोटाई के आधार पर घने मोटाई वाले जमाव क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं सील। क्या नाम बोलते हैं? सील। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर हो जाए और इस अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना क्या कहलाती है? तो इसी का नाम बोलते हैं हम डाइक। क्या है ये? डाइक है। कह रहा है कि पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में कौन सी आकृति बहुतायत में पाई जाती है? तो डाइक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में किसको उद्गार की वाहक समझा जाता है? इसको समझा जाता है डाइक को। इसी के साथ ही 178 क्वेश्चन है, उसके बाद हम हमारे चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनको हम ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो यही है ना आपका ज्वालामुखी है, मतलब उद्गार से प्राप्त लावा प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत मिलता है इससे। दक्कन ट्रैप की जो शैल समूह है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ये प्रवाह का, जो बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का उल्लेख है उसमें। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल का ऊपरी जो मेंटल है, मतलब पाठ के अनुसार भूपटी व मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। 3 के बाद से एक क्वेश्चन और है इसमें बस, कि निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है कि पी तरंगे संचरण की गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती हैं, जिसके फलस्वरूप संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपको चैप्टर नंबर 4 की तरफ लेकर के। चैप्टर नंबर 4 कह रहा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की जो आकृति को ध्यान से देखने पर कौन सी विशेषता दिखाई देती है? इसमें एक सिमेट्री दिखाई देती है, मतलब आश्चर्यजनक सममिति दिखाई देती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति होने के कारण किन महाद्वीपों के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञात अभिलेखों के अनुसार सर्वप्रथम सन 1900 सन 1596 में महाद्वीपों के साथ जुड़े होने की संभावना किस डच मानचित्रवेत्ता ने व्यक्त की थी? ये है अब्राहम आर्टेलियस। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। किस वैज्ञानिक ने एक मानचित्र बनाया था जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था? तो ये कौन से वैज्ञानिक थे जिसमें तीनों मानचित्रों को एक साथ दिखाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। क्या है ऑप्शन? अब्राहम आर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी, यहाँ पे दे भी दिया है एंटोनियो पेलेग्रिनी है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? इसको देने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर साहब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अल्फ्रेड वेगनर को पाठ में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? एक प्रकार के जर्मन मौसमविद थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था सन 1912 में। ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मुख्य रूप से किसके वितरण से संबंधित है? ये है महाद्वीप और महासागरों के। करें कि इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना क्या थी? इस सिद्धांत की आधारभूत जो संकल्पना है वह है सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। अल्फ्रेड वेगनर ने इस बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया जिसके आज के सभी महाद्वीप भाग हैं? ये है पैंजिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। पैंजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पैंजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण पृथ्वी होता है।
पैंजिया जिस विशाल महासागर से घिरा हुआ था उसे क्या कहा गया है? उसे पैंथालासा कहा गया है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। पैंथालासा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पैंथालासा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो जल ही जल होता है। ठीक है। 13 के बाद से 14 नंबर है कि वेगनर के तर्क के अनुसार पैंजिया का विभाजन लगभग कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विभाजन के बाद पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों में विभक्त हुआ, वे कौन से थे? तो ये थे आपके लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के पिंडों में विभक्त हुए। विभाजन के बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः किन भूखंडों के रूप में विभक्त हो गया? तो ये हो गया था उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों में विभक्त हो गया। वर्तमान महाद्वीपों का जो रूप है वो किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बना हुआ है? तो ये है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट जाने से। ऑप्शन नंबर बी। 17 के बाद से 18 नंबर है कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में क्या प्रस्तुत किए गए हैं? इसमें बहुत सारे अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। महाद्वीपों में साम्य मतलब मैचिंग के अनुसार किन दो महाद्वीपों के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं? तो ये दिखाती हैं आपकी सी मतलब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बारे में। किस वर्ष करा कि बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था? तो ये चित्र तैयार किया था सन 1964 में। ठीक है। तटों का जो साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा कितनी गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी? ये की गई थी 1000 फैदम की गहराई तक। 21 के बाद से 22 है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता जानने के लिए आधुनिक समय में विकसित की गई कौन सी विधि सहायक है? यह है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण की जो विधि है वो है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सेल समूहों की एक पट्टी किन दो तटों पर मिलती है जो आपस में मेल खाती है? इसका सही आंसर है ब्राजील तट और पश्चिम अफ्रीका के तट पर। दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप किस काल के हैं? ये आपके हैं जुरेसिक एज के, जुरेसिक काल के हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला पॉइंट है आपका कि आरंभिक समुद्री निक्षेपों के जुरेसिक काल के होने से क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। 25 के बाद से 26 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि टिलाइट क्या है? तो टिलाइट का मतलब होता है हिमानी निक्षेपर से निर्मित जो अवसादी चट्टानें हैं वो। भारत में पाए जाने वाले जो गोंडवाना श्रेणी की तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के कितने विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं? ये 6 स्थल खंडों में देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट किसकी ओर इंगित करते हैं? तो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण और हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। 29 नंबर है टिलाइट चट्टानों के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त किन अन्य स्थल खंडों में मिलते हैं? तो ये स्थल खंड है अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये टिलाइट चट्टाने प्रतिरूप से भारत के अतिरिक्त भी वहां देखने को मिलती हैं। 29 के बाद से 30 नंबर है हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टाने किसके स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? तो ये जो प्रमाण है ये आपके पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। घाना तट पर कौन से निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है? ये है प्लेसर निक्षेप मतलब सोने के सबसे बड़े निक्षेप के रूप में देखने को मिलती है। कह रहा कि घाना में मिलने वाली सोने के निक्षेपों का संभावित उद्गम स्थल क्या माना जाता है? ये आपका ब्राजील का पठार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिकों ने भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में लैमूर नामक जीव के मिलने के कारण इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर किस सतत स्थल खंड की इस उपस्थिति को स्वीकारा है? उसका नाम रख दिया है लेमुरिया।
क्या? लेमुरिया के रूप में। अगला पॉइंट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। करें कि मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल किस प्रकार के पानी में ही रह सकते थे? तो ये रह सकते हैं उथले खारे पानी में। मेसोरस नाम के जीव उथले खारे पानी में रह सकते हैं। जो मेसोसारस की जो अस्थियां हैं केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कीप प्रांत और ब्राजील में किस सेल समूह में ही मिलती हैं? ये जो मिलती हैं ये इरावर सेल समूह में मिलती हैं, ऑप्शन नंबर बी। आज इरावर सेल समूह वाले दोनों स्थान दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है? एक दूसरे से लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पर है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो मुख्य कारण कौन कौन से हैं? दो मुख्य जो कारण है वे है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। 37 के बाद से 38 है। पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? ये है पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर उभरी हुई पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई क्यों है? इसका रीजन क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वेगनर के द्वारा सुझाया गया जो दूसरा ज्वारीय बल है वो किससे संबद्ध है? तो ये जो संबद्ध है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। ज्वारीय बल के कारण महासागरों में क्या पैदा होते हैं? तो ज्वारीय बल के कारण महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का क्या मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान कौन से बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए? तो इसका जो आंसर होगा पोलर फ्लेइंग बल और ज्वारीय बल, ये दोनों के दोनों प्रभावशाली होकर के विस्थापन में सक्षम हो गए। कर कि समकालीन वैज्ञानिकों ने वेगनर के किन बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझा? यह है ज्वारीय बल और ध्रुवीय फ्लाइंग बल। 1930 के दशक में किस वैज्ञानिकों ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्थर होम्स ने। कौन? आर्थर होम्स ने। मेंटल भाग में संवहन धाराएं किससे उत्पन्न ताप विभिन्नता से उत्पन्न होती हैं? इसका जो सही आंसर है वो है रेडियो एक्टिव तत्वों से। आर्थर होम्स ने क्या तर्क दिया था? उन्होंने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की संवहन धाराओं का तंत्र विद्यमान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 46 के बाद से 47 देखने को मिलेगा आपके सामने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने कैसी जानकारी प्रस्तुत की? तो यह जानकारी प्रस्तुत की है अभियान महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी। महासागरीय अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है वरन उसमें भी क्या पाया जाता है? तो उसमें भी उच्चावच मतलब रिलीफ पाई जाती है। महासागरीय अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकियों व गहरी खाइयां कहाँ स्थित हैं? तो ये जो स्थित हैं ये प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय कौन पाई जाती है? सबसे ज्यादा सक्रिय मध्य महासागरीय कटकें पाई जाती है। ठीक है, महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने क्या तथ्य स्पष्ट कर दिया है? क्या तथ्य स्पष्ट कर दिया है? ये किया है कि महासागरों के नीतल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। करा कि महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानों में जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है किसमें आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उनकी आयु व रचना में। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका 3 प्रमुख भागों में। अगला पॉइंट हम देखेंगे महासागरीय जल के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो ये आपके जो प्रमुख भाग हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं। 3 प्रमुख भाग आपके देखने को मिलेंगे महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य सागरीय कटक। ये आपके देखने को मिलते हैं 3 प्रमुख जो भाग है महासागर तल के। वो महाद्वीपीय सीमा मतलब कॉन्टिनेंटल किसका भाग है? कॉन्टिनेंटल जो है वो महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट।
कह रहा है कि महाद्वीपीय सीमा में क्या-क्या शामिल है? तो महाद्वीपीय मग्न तट शामिल है, महाद्वीपीय ढाल शामिल है, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां इत्यादि इसमें शामिल हैं। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण रोचक हैं? तो गहरी महासागरीय खाइयों के जो क्षेत्र हैं वो। कह रहा है कि वितलीय मैदान जिसको एबिसल प्लेन्स बोलते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके, देखते हैं, महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बीतलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां निक्षेपित होते हैं महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मध्य सागरीय कटक किसका निर्माण करती है? वो आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली जो संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मध्य महासागरीय कटक है, मध्य सागरीय कटक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, कह रहा है कि मध्य महासागरीय कटक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और एक पार्श्वमंडल। अगला पॉइंट 63, कह रहा है कि मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। कह रहा है कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के लगभग समानांतर जो बिंदु रेखा दिखती है वह किसके समरूप है? वो है आपके मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में मध्य महासागरीय कटक की रेखा कितने भागों में बट जाती है? तो ये बट जाती है 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा जो क्षेत्र है वो छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है जो किन क्षेत्रों के समरूप है? तो ये है आपका अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। कह रहा है कि सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र किस गहराई पर होते हैं? ये होते हैं आपके कम गहराई पर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। कह रहा है कि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर भूकंप के उद्गम केंद्र किस गहराई पर होते हैं? तो ये होते हैं आपके अधिक गहराई पर, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। महासागरीय विस्थापन सिद्धांत के बाद हुए अध्ययनों के किन 2 चीजों के महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है? ये चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण को। कह रहा है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ कौन सी क्रियाएं सामान्य हैं? चलिए देखते हैं 72 के क्या क्या ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही आंसर होगा ज्वालामुखी उद्गार होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो किन गुणों में समानता पाई जाती है? उसके निर्माण के समय में संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में। कह महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में कौन सी चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है? तो सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा कैसी है? तो ये देखने को मिलती है कैसी, ये अधिक नई है, मतलब कि न्यू है, पुरानी नहीं है ये। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी कितने वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है? इसका जो सही आंसर वो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, इन तथ्यों और चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस्ट ने सन 1961 में कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? तो हेस्ट ने सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से क्या हुआ है? तो इसके उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ है। कह कि हेस के अनुसार नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को किस ओर धकेल रहा है? ये दोनों तरफ धकेल रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना,
और एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के नौ सिकुड़ने पर हेस ने किसकी बात कही है? तो हेस ने महासागरीय परपटी के छेपड़ की बात कही है। ठीक है ना? किसकी बात कही है? महासागरीय परपटी के छेपड़ की बात। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ कहां इसका विनाश होता है? ये विनाश महासागरीय गर्तों में होता है। किस अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई है? तो ये जो रुचि पैदा हुई है वो है सागरीय तल विस्तार अवधारणा। सन 1967 में किन वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तन की अवधारणा प्रस्तुत की? ये कौन थे? ये हैं मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान दें। आपको कंप्लीट इसका पीडीएफ चाहिए तो 7905858205 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी जानकारी किसी भी कोर्स को लेकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यू नोट्स आपके सभी के सभी अवेलेबल हैं। अब यह कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसकी अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी 1967 में। इसमें 1967 में। ऑप्शन नंबर आपका डी। अब आइए अगले पे चलते हैं। एक विवर्तनी की प्लेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो है आपका लिथोस्फेरिक प्लेट के नाम से जानते हैं। विवर्तनी की प्लेट किसका विशाल व अनियमित आकार का खंड है? वो है ठोस चट्टान का। ऑप्शन नंबर बी। एक विवर्तनी की प्लेट किन दो स्थल मंडलों से मिलकर बनी हुई है? तो ये आपकी महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर के बनी हुई है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर किस रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है? तो ये है आपका एक दृढ़ इकाई के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। स्थल मंडल में कौन से दो भाग सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये सम्मिलित किए जाते हैं आपके परपटी और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन नंबर आपका सी। स्थल मंडल की ऊंचाई महासागरों से लगभग कितनी है? महासागरों में लगभग स्थल मंडल की जो मोटाई है वो लगभग कितनी है? तो 5 से लेकर के 100 किलोमीटर के आसपास। स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी है? तो ये लगभग 200 किलोमीटर के आसपास। किस आधार पर प्लेट को महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कहा जाता है? उसके अधिकतर भाग के महासागर अथवा महाद्वीप के संबद्ध होने पर। प्रशांत प्लेट मुख्यतः किस प्रकार की प्लेट है? तो ये है आपका महासागरीय प्लेट। करा कि यूरेशियन प्लेट को किस प्रकार का प्लेट कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महाद्वीपीय प्लेट। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है? तो ये आपका 7 प्लेटों में विभक्त है। ठीक है। नवीन वलीद पर्वत श्रेणियां खाइयां और भ्रंश किससे सीमांकित करते हैं? तो ये करते हैं इन मुख्य प्लेटों को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। कह रहा कि 7 प्रमुख प्लेटों में अंटार्कटिका प्लेट में क्या शामिल है? अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट की सीमा का निर्धारण किन भूभागों के द्वारा होता है? तो ये होता है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन द्वीप के भूभागों के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है अफ्रीकी प्लेट में प्रमुख रूप से क्या शामिल है? इसमें आपके पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित महत्वपूर्ण छोटी प्लेट कौन सी है? वो छोटी प्लेट जो है वो कोकोस प्लेट है। कौन सी है? कोकोस प्लेट। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित छोटी प्लेट कौन सी है? तो उसका नाम है नजका प्लेट। ध्यान दीजिएगा, नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित सबसे छोटी प्लेट है। कह रहा है कि अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग इस छोटी प्लेट में सम्मिलित है। तो अरेबियन प्लेट में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित जो छोटी प्लेट कौन सी है? इसका नाम है फिलीपीन प्लेट। एशिया और प्रशांत के बीच का। कैरोलिन प्लेट। हाँ, कैरोलिन प्लेट कहाँ स्थित है? कैरोलिन प्लेट कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
कैरोलिन जो प्लेट है वो कहाँ स्थित है? ये न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। वेगनर का कौन सा संकल्पना सही नहीं है? ये है आपका केवल महाद्वीप गतिमान है, ये संकल्पना इनकी सही नहीं है। महाद्वीप किसका हिस्सा है? तो एक प्लेट का हिस्सा है। ठीक है। भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटों के निरंतर प्रवृत्ति क्या रही है? निरंतर प्रवृत्ति क्या रही है? कि लगातार विचरण करने की, मतलब गतिमान रहने की प्रवृत्ति रही है। कह रहा है कि बाद की खोजों ने क्या स्पष्ट किया कि पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के किस प्रक्रिया से बना है? तो ये बना है उसके अभिसरण से, उसके कन्वर्जेंस से। भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति किस क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है? ये है नागपुर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप कितने प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं? तो ये बनती हैं 3 प्रकार की। कह रहा कि अपसारी, जिसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, वो किसे कहते हैं? तो ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या है? कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा से अलग हटती है और एक नई परपटी का निर्माण करती है। वह स्थान जहां से प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, उन्हें और क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं सबडक्शन जोन, मतलब प्रविष्ठन क्षेत्र। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। मध्य अटलांटिक कटक से कौन सी प्लेटें अलग हो रही हैं? तो ये अलग हैं आपकी अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें। ये सभी के सभी मध्य अटलांटिक कटक से प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसरण, जिसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, बाउंड्रीज किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जहां भूपटि नष्ट होती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, वो होता है अभिसरण की सीमा। अब आते हैं हम आपको 116 नंबर की तरफ लेकर के। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है, इसे और क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्रविष्ठन क्षेत्र। अभिसरण सीमा कितने प्रकार का हो सकता है? ये आपका 3 प्रकार का हो सकता है। अभिसरण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके महासागरीय महाद्वीप, दो महासागरीय, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होता है। रूपांतर सीमा जो होता है वो किसे कहते हैं? तो रूपांतर सीमा क्या होता है? जहां न तो नई परपटी का निर्माण होता है और न ही परपटी का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। रूपांतर सीमा पर प्लेटों का संचलन किस दिशा में होता है? रूपांतर सीमा प्लेटों का संचलन क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के साथ सरक जाती है। 121 नंबर। रूपांतर अंश मतलब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दो प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के किस स्थिति में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लंबवत स्थिति में। कब? लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। अगला है कि मध्य सागरीय कटक के समानांतर कौन सी पट्टियां प्लेट प्रवाह की दर समझने में सहायक सिद्ध हुई? तो ये होती है आपकी सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां। प्लेट प्रवाह की दरें कैसी होती हैं? प्लेट प्रवाह की दरें बहुत ही भिन्न होती हैं। कह रहा है कि किस कटक की प्रवाह दूर सबसे कम है, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। तो यह है आपका आर्कटिक कटक का। इसका आर्कटिक कटक का। पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की जो प्रवाह दर है सर्वाधिक है, यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है वो कहाँ है? वो चिली से 34 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार। पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की जो सर्वाधिक प्रवाह दर है वो कितनी है? पूर्वी प्रशांत महासागर की सर्वाधिक प्रवाह दर कितनी है? तो ये है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। ठीक है। जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का जो विश्वास था वो क्या था? इसका विश्वास था पृथ्वी एक ठोस है,
गहित रहित पिंड है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ने किस बात पर बल दिया था? तो इन्होंने कहा था कि ऑप्शन पृथ्वी एक ठोस पिंड है, ये छोड़ दीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्लेट विचरण करती है, प्लेट विचरण करती है, यह आज कैसा तथ्य है? यह आज कैसा तथ्य हो गया है? यह आज एक अकाट्य तथ्य हो गया है, ठीक है ना, या एक सैद्धांतिक तथ्य बोल सकते हैं, नहीं अकाट्य तथ्य इसको मान के बोलिए, नहीं इसको, इसका सही आंसर जो है वो सैद्धांतिक तथ्य है। ये ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें किस रूप में चल रही हैं? ये जो चल रही हैं वो क्षैतिज रूप में क्या होगा इसका आंसर? वृत्ताकार रूप में चल रही है। किस रूप में? वृत्ताकार रूप में। हालांकि वैज्ञानिक उष्ण पदार्थ के धरातल पर पहुंचने, फैलने, ठंडा होने और फिर गहराई में जाकर नष्ट होने के चक्र को क्या कहते हैं? तो उसी को बोलते हैं हम संवहन प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम कौन कौन से हैं? इसके जो दो माध्यम हैं वो कौन कौन से हैं? रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। 133 की तरफ आते हैं। किस वैज्ञानिक ने सन 1930 में संवहन प्रवाह के विचार को प्रतिपादित किया था? ये हैं आपके आर्थर होम्स साहब। आर्थर होम्स के विचार के बाद से किसकी अवधारणा को प्रभावित किया गया? तो हेस की सागरी तल विस्तार की अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे कौन सा पदार्थ जो प्लेट प्रवाहित करता है? ये आपका जो आंसर है वह दुर्बल और उष्ण मेंटल। कह रहा है कि भारतीय प्लेट में कौन से दो प्रमुख भूभाग सम्मिलित हैं? कौन से भूभाग सम्मिलित हैं? प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपीय भाग, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? यह निर्धारित होती है हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर आपका सी। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा किस प्रकार के अभिसरण के रूप में है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। 139 कह रहा है भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा पूर्व दिशा में एक चाप के रूप में कहां तक फैली हुई है? ये फैली हुई है आपकी जावा खाई तक। भारतीय प्लेट की पूर्वी सीमा किस प्रकार का तल है? एक विस्तारित तल है। भारतीय प्लेट की जो पूर्वी सीमा का विस्तारण है वो तल किस महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है? तो ये आपके किस कटक के रूप में? ऑप्शन देखते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर आपका सी। कह रहा कि भारतीय प्लेट की पश्चिमी सीमा किन श्रेणियों का अनुसरण करती है? वो पाकिस्तान की किरधर श्रेणियों का। भारतीय प्लेट की पश्चिमी सीमा मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिणी पूर्वी चागोस द्वीप के साथ साथ जहां मिलती है वो लाल सागर डोरी क्षेत्र क्या? 144 नंबर है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा किस प्रकार की सीमा से निर्धारित होता है? तो अपसारी सीमा से निर्धारित होता है। भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा सामान्य दिशा क्या है? इसकी जो सामान्य दिशा है वो क्या है? यह है आपका पूरब पश्चिम, ठीक है ना। कौन सा है? पूरब पश्चिम। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले एक टेथिस सागर भारत को किससे अलग करता है? तो ये अलग करता है आपका एशिया महाद्वीप से। कह रहा है कि वेगनर के अनुसार, ध्यान दें, वेगनर के अनुसार लगभग कितने करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना प्रारंभ किया? यह है 20 करोड़ वर्ष पहले। हिमालय पर्वत का उत्थान लगभग कब हुआ था? तो हिमालय पर्वत का जो उत्थान है लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में कितने दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था? वो था 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग कब प्रारंभ हुआ था? तो दक्कन ट्रैप का जो प्रारंभ है वो लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था।
वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है? हाँ, अभी भी बढ़ रही है, अभी भी जारी है। कह रहा है कि निम्न में से कौन से सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त करते हैं? तो ये व्यक्त करते हैं आपके अब्राहम आर्टेलियस। कह रहा है कि पोलर फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पृथ्वी के घूर्णन से। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ये है अंटार्कटिक। कह रहा है कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो ये विचार जो नहीं किया था, ये है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों के वितरण का। ठीक है।